Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 4 some MCQs। यानी कि अभी तक अपन ने है जो कि पार्ट 3 है जो कि MCQs के डिस्कस कर लिए हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के। आज अपन लास्ट पार्ट है जो कि MCQs का वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनमें जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं उसमें से डायरेक्ट कंप्रेशन डाइल्यूएंट कौन सा है। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो एपीआई है या जो एजेंट्स हैं जिसको आप कंप्रेस कर रहे हो उसके अंदर कंप्रेसिबल प्रॉपर्टीज नहीं है, तब आप उसके अंदर इस तरीके के डाइल्यूएंट्स डालते हो जो आपके सिस्टम के बल्क को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उसको कंप्रेसिबल प्रॉपर्टीज भी देता है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो कि डायरेक्ट कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी एज अ डाइल्यूएंट रखता है। ऑप्शंस आर अकेशिया, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो अकेशिया एक्ट एज एन बाइंडर, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज है भी जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज के लिए काम आता है, वाइल जो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज है इट इज अ सिंथेटिक एंड आल्सो यूज्ड एज डायरेक्ट कंप्रेसिबल एजेंट। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज द वर्स्टस प्रोसेस कैन बी यूज टू। यानी कि जो वर्स्टस प्रोसेस है वो किस लिए काम आती है। ऑप्शंस की अगर बात करें टू कोट टैबलेट्स, टू डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, गैस स्टाइल पेनिट्रेशन सॉल्यूशन एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जो वर्स्टस प्रोसेस है जो बेसिकली सिस्टम की जो टैबलेट्स होती हैं यानी कि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको कोट करने के लिए काम आता है। इस तरीके से यहाँ से स्प्रे से है जो कि कोटिंग मटेरियल निकलता है और सिस्टम पे है जो कि कोट करते हुए उसको पर्टिकुलर कोट कलरिंग कोट जो है आपके पार्टिकल्स को देता है। तो राइट आंसर विल बी ए, यानी कि जो वर्स्टस प्रोसेस है वो सिस्टम को कोट करने के काम आती है। देन फिलिंग ऑफ कैप्सूल इज डन बाय विच फिलिंग सिस्टम। यानी कि कैप्सूल फिलिंग की अगर बात करें, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो पायलट प्लांट स्केल अप के अंदर फिलहाल अपन सारी की सारी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर बात कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं अपन सॉलिड डोजेस फॉर्म में ही कैप्सूल्स की। यानी कि जब आप कैप्सूल्स को फिल कर रहे हो तो उसके लिए किस तरीके के हैं जो कि इक्विपमेंट्स या जो फिलिंग सिस्टम्स हैं अपन यूज करते हैं प्रोडक्शन स्केल पे। ऑप्शंस की बात करें, वन इज जनासी एंड मेराटी, B is Hoflinger, Kirk machines, C both A and B and D none of the above। तो अगर आपको याद हो तो दोनों ही हैं जो कि अपन कैप्सूल फिलिंग्स के रूप में यूज करते थे। दोनों का डिफरेंट मैकेनिज्म था, एक फिलिंग के रूप में और एक के अंदर जो स्पेशल प्लंगर एड था। तो ये जो दोनों ही हैं यानी कि जनाक्सी एंड हॉल्फिंगर दोनों ही हैं जो कि कैप्सूल में फिलिंग सिस्टम के रूप में यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज which capsule filling of based on the formulation of compact in die plate using tempting pin to form a compact। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फिलिंग सिस्टम्स है कैप्सूल्स के उसके अंदर इन तीनों चारों में से कौन सा सिस्टम है जो कि कॉम्पैक्ट करता है कंटेंट को यूजिंग डाई प्लेट टेम्पिंग पिन्स। यानी कि जो मटेरियल है जैसे कि कैप्सूल है आपका, कैप्सूल के अंदर ऑब्वियस बल्क प्रोडक्ट है जो कि फिल होता है, तो जो फिल करने का बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो रहता है उसका डाई प्लेट पे टेम्पिंग पिन के थ्रू। तो ऑप्शंस अगर देखें तो जनासी, मैटेली, सी हॉफिंगर, कर्क मशीन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो अगर आप देखेंगे तो जनासी एंड मार्टी एक ही चीज है, वेल जो हॉफिंगर एंड कर्क मशीन है उसके अंदर इस मेथड से है जो कि सिस्टम को फॉर्म किया जाता है जिसके अंदर डाई प्लेट्स होती हैं टेम्पटिंग पिंस की। अगर आप इसको और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, लिंक है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो राइट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 65 इज ओवर लुब्रिकेशन इन कैप्सूल मे क्रिएट। यानी कि जब आप कैप्सूल्स बना रहे हैं तो कैप्सूल्स अगर ओवर लुब्रिकेटेड है तो उससे क्या आपको है जो कि एक एरर देखने को मिल सकता है आपकी फॉर्मुलेशंस में। ऑप्शंस की अगर बात करें, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन वेरिएशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है ये सारी की सारी चीजें ही अपने को देखने को मिल सकती है अगर उसमें लुब्रिकेशन है जो कि डिफरेंट पैरामीटर पे है। डिसइंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी, डिसोल्यूशन में दिक्कत आएगी, वेट वेरिएशन भी होगा क्योंकि जिसमें ज्यादा लुब्रिकेशन है उसमें ज्यादा वेट होगा, जिसमें कम है उसमें कम अपने को देखने को मिलेगा। आपकी जो कैप्सूल्स हैं वो ओवर वेट भी हो सकती हैं एज कंपेयर टू द डिजायर वेट। तो राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज फॉर बेटर एनकैप्सुलेशन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन इन प्रोसेसिंग एरिया शुड बी। यानी कि जब आप कैप्सुलेशन कर रहे हो तो कैप्सुलेशन के अंदर प्रोसेसिंग एरिया के अंदर अगर बात करें तो कंट्रोल एनवायरनमेंट कौन सा रहेगा। ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑब्वियस से आप कैप्सूल्स बना रहे हो तो सबसे दिक्कत ये रहती है कि जो कैप्सूल्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं,
वो मिलके बने होते हैं आपके जिलेटिन सेल से। अगर जिलेटिन सेल में थोड़ा सा भी ज़्यादा मॉइस्चर है या ब्रिटल इन नेचर है तो वो उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वो लिक्विफाई भी हो सकता है और ब्रिटल भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पे ही इसके साथ काम किया जाता है, चाहे वो प्रोसेसिंग एरिया हो, चाहे वो सबमिटिंग एरिया हो, हर जगह एक अपने को प्रॉपर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर बात करेंगे प्रोसेसिंग एरिया की, कि प्रोसेसिंग एरिया के अंदर आपको कितना टेम्परेचर रखना जरूरी है, कितना आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखना जरूरी है। तो ऑप्शंस के अंदर ए इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45 to 55% एंड टेम्परेचर शुड बी 15 to 25, while ऑप्शन बी इज 35 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर 15 to 25. सी इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45 to 55 डिग्री एंड टेम्परेचर विल बी 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको अच्छे से आपने क्लासेस में देखा है तो ऑब्वियस राइट आंसर विल बी ए। 45 to 55 है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी जाती है और जो टेम्परेचर है वो रहता है 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वाइल बात करें कि फॉर बेटर एनकैप्सुलेशन कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन इन एनकैप्सुलेशन रूम शुड बी, पहले क्या था प्रोसेसिंग एरिया, बट अब बात की जा रही है आपके एनकैप्सुलेशन रूम के लिए कि इसके अंदर आपको कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर रखना चाहिए। ऑप्शन सारे वो एक ही हैं, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो एनकैप्सुलेशन है वहां पे ह्यूमिडिटी और भी कम रहती है। तो राइट आंसर विल बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 35 to 65% एंड टेम्परेचर विल बी 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Question number 68 is when two or more substance mixed homogeneously, this is termed as, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, यानी कि आप उसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इट इज क्लियर इन नेचर, तो उसको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शंस की बात करें सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशन एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली अगर अपन डिफाइन करें इंडिविजुअल को तो सस्पेंशन क्या है, बाइफेजिक डोजेस फॉर्म है जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये होमोजीनियस नहीं है। इमल्शन की बात करें, इमल्शन इज अगेन अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जिसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो कि फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं। वाइल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें एक सॉल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है जो कि कंप्लीटली मिसिबल होते हैं और एक होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑब्वियस है, तो राइट आंसर विल बी सी सॉल्यूशन। Question number 69 is pre-reacting the stainless steel with an acetic acid or nitric acid solution to remove the surface alkalinity of the stainless steel is termed as, यानी कि जब आप स्टेनलेस स्टील को प्री रिएक्ट करते हो एसिटिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ ताकि जो उसकी सरफेस की जो एल्कलिनिटी है वो रिड्यूस हो जाए, तो उस टर्म को अपन क्या कहते हैं। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के अंदर लिक्विड डोजेस फॉर्म में बताया था कि आप जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो उसके अंदर कंटिन्यू है जो कि लिक्विड रहेगा, और लिक्विड अगर रहेगा स्टेनलेस स्टील के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर तो उसके अंदर कोरोजन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऑब्वियस है उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो सिस्टम में कोरोड हो सकता है, आपके कंटेंट के अंदर उस तरीके के जो मेटल्स हैं या फिर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए जो आपका स्टेनलेस स्टील है उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे आपके इक्विपमेंट्स को पहले से रिएक्ट करवा दिया जाता है एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के साथ। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं। ऑप्शंस अगर देखें, ए पैसिवेशन, बी कैल्सिनेशन, सी ट्रैचुरेशन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो वैसे वो प्रोसेस कहलाती है पैसिवेशन जिसके अंदर एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विल बी ट्रीटेड टू स्टेनलेस स्टील टू प्रिवेंट द सरफेस एल्केनिलिटी, ताकि वो आपके कंटेंट के अंदर नहीं आ सके। राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज केमिकली टेफ्लॉन इज। अब टेफ्लॉन की अगर बात करें तो ऑब्वियस है मोस्टली जो नॉन स्टिक पेन्स आपको देखने को मिलते हैं उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, इट इज अ नॉन स्टिक की है ना। ये केमिकली इसका फॉर्मूला क्या है, ऑप्शंस देखें, पॉली टेट्रा क्लोरोइथेन, टेट्रा एसिटिक एसिड, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जो टेफ्लॉन है एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसका नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, तो राइट आंसर विल बी सी। Next is to avoid air entrapment, which equipment is used? मोस्टली ये देखा जाता है कि जब आप लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हो, सेमी सॉलिड डोजेस बना रहे हो, तब आप उसे मेन कंटेनर से सीधा का सीधा जब आप उसको पैकेजिंग कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि ड्यू टू मिक्सिंग, ड्यू टू विग्रेस शेकिंग उसके अंदर एयर बिल्कुल भी ना आए।
अगर एयर आई तो आपके जो कंटेंट है उसके अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली जब अपन बात करते हैं सेमी सॉलिड्स की, जैसे कि सपोज ट्रीज, उसके अंदर अगर एयर इंटरप्ट आई तो आपका सिस्टम का एलिगेंस भी है जो कि खराब हो सकता है। तो उसे रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स की यूज़ की जाती है जिससे कि जो भी एयर इंटरप्ट हुई है सिस्टम में वो सारी की सारी बाहर निकल जाए। अब वो कौन सा इक्विपमेंट है? ऑप्शन की बात करें, वर्सेटर, होमोजेनाइजर, ऑटोक्लेव एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर वन बाय वन अगर अपन देखें तो जैसे कि होमोजेनाइजर है तो ऑब्वियस जैसे इमल्शंस में यूज किया जाता है टू मेक द सिस्टम होमोजेनाइज। ऑटोक्लेव की बात करें टू मेक द सिस्टम स्टेराइल इन नेचर एंड वर्सेटर इज द इक्विपमेंट विच अवॉइड द एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो राइट आंसर विल बी ए। Question number 72 is to prepare emulsion which parameter considered as critical feature। यानी कि जब आप इमल्शन बना रहे हैं तो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि क्रिटिकल फीचर के रूप में आप देखेंगे, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें आप फिक्स पर्टिकुलर टाइम एंड ड्यूरेशन के लिए नोट करेंगे। ऑप्शंस की अगर बात करें, व्हेन यू प्रिपेयर एन इमल्शन टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल फीचर, फेज विस्कोसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मिक्सिंग इक्विपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियस है जब आप इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो तीनों के तीनों ही है जो कि क्रिटिकल फीचर होंगे। तो राइट आंसर विल बी डी। Then question number 73 is in semi-solid dosage form physical property depend on which factor। यानी कि जब आप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस की बात करें, साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन फेजेस, द पार्टीशन कोफिशिएंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है आप जब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हो तो वो कितनी थिक होगी, कितनी ग्रीसी होगी, कितनी स्प्रेडेबिलिटी उसकी अच्छी होगी, ये सारे के सारे फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं। साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल कितना हुआ, इंटरफेशियल टेंशन कितनी हुई, पार्टिकल कोफिशिएंट कितना है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज 74 number question. In semi-solid dosage form, which parameter create crystal growth if not optimized properly? यानी कि जब आप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हो तो कौन सी है जो कि पैरामीटर अगर आप सही से नहीं करते तो उसके अंदर क्रिस्टल ग्रोथ भी हो सकते हैं। अब अगर क्रिस्टल ग्रोथ हो जाते हैं आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी कि भाई साइज है जो एनलार्ज हो गया, अब दूसरा पॉलीमॉर्फेट हो गया, सिस्टम की बायो अवेलेबिलिटी चेंज हो सकती है, डिसोल्यूशन चेंज हो सकता है। तो कौन सा पैरामीटर है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर क्रिस्टल ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो। ऑप्शंस की बात करें, द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन फेजेस, मोटर स्पीड, हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेसेस एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको पता है जब आप सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाते हैं, चाहे वो क्रीम हो चाहे वो पेस्ट टाइप ऑफ सिस्टम्स हो, तब आप नोट करते हैं कि जब भी आप उसे बना रहे हैं तो अगर आपने हीटिंग प्रोसेस की है तो उसे कूल करने के लिए आप उसको खाली नहीं छोड़ते, आप कंटिन्यू उसको मिक्स करते हुए ठंडा करते हैं। और गर्म भी करना है तो आपको कंटिन्यू उसको मिक्स करते हुए गर्म करना होगा। रीज़न क्या है? ताकि जो सॉल्यूट हैं उसके लिए जो सॉल्वेंट है वो इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल रहे और क्रिस्टल्स हैं या जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो उसकी ना रहे। और अगर वो होती हैं तो ऑब्वियस है आपका जो टेम्परेचर है, जो हीटिंग प्रोसेसेस हैं, कूलिंग प्रोसेसेस हैं, ये प्रॉपर नहीं है। तो राइट आंसर विल बी सी। हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेसेस क्रिएट crystals if they are not optimized properly. Next is full form of SUPAC. Full form of SUPAC is, it is SUPAC। क्या है? ऑप्शंस की अगर बात करें, स्केल अप एंड प्री अप्रूवल चेंजेस, स्मॉल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली अगर मैं SUPAC की बात करूं तो ये आपने जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के अंदर देखा था उसमें बेसिकली अपन क्या करते हैं, स्केल अप करते हैं एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस करते हैं। यानी कि आपने कोई भी लैब स्केल पे काम किया, अब लैब स्केल से आपको उसको प्रोडक्शन पे लेके जाना है तो ऑब्वियस आप स्केल को बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्केल अप आएगा। साथ ही साथ इस जगह पे काम करने से पहले कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिली, कौन कौन सी चीजें चेंज हो सकती हैं, दिस इज नोन एज पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज इन SUPAC इन विच चेंज बीइंग इफेक्टेड सप्लीमेंट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूड। यानी कि जब SUPAC के अंदर यानी कि जो स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस हैं उसके अंदर जब आपको चेंजेस करते हैं तो किस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो चीज़ भेजी जाती है और रिव्यू होती है। ऑप्शंस की बात करें तो फॉर्म नंबर 21 CFR 314.70B, 21 CFR 314.17C,
20 CFR 314.70C एंड 21 CFR 314.70D। तो एक आपको फिक्स है जो कि डिजिट याद रखनी पड़ेगी। बेसिकली जो सप्लीमेंट डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो इसके अंदर रिव्यू किए जाते हैं, यानी कि जो 21 CFR है उसके अंदर रिव्यू किए जाएंगे, जिसमें भी ब्लॉक रहेगा आपका C। क्वेश्चन नंबर 77 इज सिंबल फॉर मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म इज, यानी कि मॉडिफाइड रिलीज को आप अगर सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म में अगर अपन देखें टैबलेट के अंदर, तो जो जो मॉडिफाइड रिलीज लिखा हुआ है वो आपको किस सिंबल से देखने को मिलेगा। ऑप्शंस की अगर बात करें MR, IR, SR एंड SS। तो ऑब्वियस नाम से पता चल रहा है मॉडिफाइड रिलीज मतलब कि MR मॉडिफाइड रिलीज। भाई IR की बात करें तो इमीडिएट रिलीज, SR इज सस्टेन रिलीज एंड SS की अगर बात करें तो जो नॉन स्टेरल डोजेस फॉर्म्स होती हैं लाइक क्रीम्स हैं तो उनके लिए SS रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर और फ्लेवर इज विच लेवल ऑफ चेंजेस इज, यानी कि अगर अपन बात कर रहे हैं सुपेक के अंदर यहाँ पे मैंने आपको 3 लेवल्स बताए थे कि अकॉर्डिंग टू द चेंजेस 3 तरीके के लेवल्स को अपन बांटते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 इज माइनर, लेवल 2 इज मॉडरेट एंड लेवल 3 इज मेजर चेंजेस। तो जो कलर चेंज है या फिर फ्लेवर चेंज है वो किस लेवल में आता है, तो अगर ऑब्वियस अगर आप देखेंगे तो कलर या फिर फ्लेवर अगर आप चेंज करते हैं तो सिस्टम की क्वालिटी परफॉर्मेंस पे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, तो इट इज ऑलरेडी अ माइनर चेंज। तो माइनर चेंज किस में आएगा, ऑब्वियस है लेवल 1 में, तो राइट आंसर विल बी A। Then in a formulation using Avicel pH 101 in respect of Avicel pH 200 is which type of changes is, यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक एक्सीपिएंट है जिसकी एक डिफरेंट ग्रेड यूज की है। अब ये कौन से लेवल में आएगा, अगेन 3 लेवल है 1, 2 एंड 3, माइनर, मॉडरेट एंड मेजर। माइनर में वो चीज़ें की जाती हैं जो क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करती, मेजर में मॉडरेट में वो चीज़ की जाती है वो इतनी नहीं करती, बट वहाँ पे अपन उस चीज़ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि आपने उसकी ग्रेड चेंज कर दी या उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। तो ऑब्वियस है ये किसके अंदर आएगा, लेवल 2 के अंदर। तो राइट आंसर विल बी B, यानी कि जब आप केमिकली ग्रेड चेंज कर रहे हो तो इट इज अ मॉडरेट चेंज, लेवल 2 टाइप। हाईएस्ट इंपैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इज गिवन बाय विच लेवल, यानी कि आप उसके अंदर जब चेंजेस कर रहे हो तो आपकी फॉर्मुलेशन के अंदर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो वो कौन से लेवल के चेंजेस हैं। ऑप्शंस की बात करें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेजर चेंजेस हैं वो लेवल 3 में किए जाते हैं, तो राइट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट इज लेवल 1 चेंज इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो लेवल 1 चेंजेस हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखें, माइनर चेंज, मॉडरेट चेंज, मेजर चेंजेस एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेवल 1 है उसके अंदर इस तरीके के चेंजेस किए जाते हैं जो क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करते, बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस होते हैं, तो राइट आंसर विल बी A, माइनर चेंजेस। देन देखें अगर स्केल डाउन बिलो विच यूनिट डज नॉट कंसिडर्ड बाय सुपैक गाइडेंस, यानी कि जब आप स्केल डाउन कर रहे हो, स्केल अप मीन्स कि आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से आप लार्ज स्केल पे जा रहे हो, बट कभी कभार ये होता है कि आपको एक बहुत लार्ज स्केल से कम स्केल पे भी आना होता है, बट सुपैक में हर चीज़ को आपको है जो कि आगे गाइडलाइंस को बताना रहता है, गाइड करना पड़ता है कि इस तरीके से हम चेंजेस कर रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको उनको सबमिट करने पड़ते हैं, बट किस लिमिट तक है जो कि आपको ये गाइडेंस फॉलो नहीं करनी पड़ती है, सुपैक्स है जो कि उसमें कंसिडर नहीं करता। ऑप्शंस की बात करें, स्केल डाउन बिलो 10 लाख डोजेस फॉर्म, स्केल डाउन बिलो 1 लाख डोजेस फॉर्म, स्केल डाउन बिलो 2 लाख डोजेस फॉर्म्स एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जो सुपैक गाइडलाइंस हैं वो 1 लाख से कम तक अगर आप इसको स्केल डाउन कर रहे हो तो उस गाइडलाइंस के अंदर कंसिडर्ड नहीं होगा, तो राइट आंसर विल बी B। नेक्स्ट इज who is responsible for project structure planning, timeline scheduling and monitoring project activities, यानी कि जब रिसर्च की जा रही है तो रिसर्च के अंदर जो प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर किया जा रहा है उसकी प्लानिंग की जा रही है, किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होंगी उसको शेड्यूल किया जा रहा है, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को भी देखा जा रहा है, ये कौन करता है। तो ऑब्वियस है वो करता है आपका PMT। अब PMT होता क्या है, अगर ऑप्शंस देखें, प्रोजेक्ट मार्केटिंग टीम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, क्वालिटी कंट्रोल टीम एंड क्वालिटी अश्योरेंस टीम। तो ये जो सारे के सारे काम हैं वो आपके करते हैं ऑप्शन B,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम यानी कि पीएमटी टीम है जो कि ये सारा काम आपका करती है। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज ये जो आपकी यूनिट है पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक के सारे एमसीक्यूज हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.